एवरीवन, तो आइए आज कुछ नए प्यारे सवाल करते हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का। सबसे पहला सवाल, 1 mole of anhydrous MgCl2 dissolves in water then liberates 25 calorie per mole of heat. Delta H hydration of MgCl2 is this. Heat of dissolution of MgCl2.H2 पूछा है। थर्मोकेमिस्ट्री के सवालों को करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप तसल्ली से रिएक्शन को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं MgCl2 के डिसॉल्व होने की रिएक्शन लिखता हूं, यानी MgCl2 के डिसोल्यूशन की रिएक्शन लिखता हूं। तो MgCl2 का जब डिसोल्यूशन होगा तो मैं यहां H2O लिखूंगा और H2O सफिशिएंट अमाउंट में लिखूंगा, और ये जो रिएक्शन बन जाएगी ये बन जाएगी MgCl2 एक्वस। सवाल में उसने कहा कि ये लिबरेट कर रहा है, और यहीं पे बहुत सारे बच्चे सवाल गलत करते हैं। अगर वो लिबरेट कर रहा है मतलब इसका डेल्टा H निगेटिव होगा, तो इसका जो डेल्टा H होगा वो होगा -25 कैलोरी पर मोल, राइट। कैलोरी अपन बाद में लिख देंगे। और नीचे उसने डेल्टा H हाइड्रेशन दे रखा है बच्चों, और हाइड्रेशन की रिएक्शन लिखनी आपको आती है कि किसी भी सॉल्ट का जब हाइड्रेशन लिखेंगे तो उसका एनहाइड्रस फॉर्म होना चाहिए, और जितना पानी चाहिए एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए। और यहां पे जब मैं लिखूंगा तो यहां पे बनेगा MgCl2.H2O सॉल्ट, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बनना चाहिए। ये जो सेकंड रिएक्शन है मेरे बच्चों, इसकी रिएक्शन का डेल्टा H उन्होंने दे रखा है, इसका डेल्टा H है -30। अब उन्होंने किसी रिएक्शन का हमसे हीट ऑफ डिसोल्यूशन पूछा है, तो मैं जिसका हीट ऑफ डिसोल्यूशन पूछा है उसकी रिएक्शन लिखता हूं। MgCl2.H2O का डिसोल्यूशन रिएक्शन लिख रहा हूं, इसे एक्सेस ऑफ वाटर में रिएक्शन कराऊंगा और यह बन जाएगा MgCl2 एक्वस। ऊपर वाले को कह दीजिए रिएक्शन नंबर 1, इसको कह दीजिए रिएक्शन नंबर 2। ये दोनों रिएक्शन गिवन है और ये तीसरी रिएक्शन हमें चाहिए, ये हमसे पूछी है। तो सोचिए इस तीसरी रिएक्शन को बनाने के लिए 1 और 2 के साथ क्या करें। तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो सेकंड रिएक्शन है इसे हम रिवर्स कर दें अगर, तो रिवर्स करते ही MgCl2.H2O इधर आ जाएगा, बिल्कुल ये बन जाएगा, और MgCl2 सॉलिड इधर चला जाएगा। तो रिवर्स करके दोनों को ऐड कर दीजिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। रिवर्स करके दोनों को ऐड कर दीजिए तो MgCl2 सॉलिड कैंसल आउट होगा, और MgCl2 सॉलिड कैंसल आउट होगा, यानी जो रिएक्शन आपको चाहिए थी मिल गया। तो उल्टा करके ऐड किया, या सरल भाषा में कह दो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो कह दूंगा रिएक्शन नंबर 3 = 1 -1 + -2। उल्टा कर दिया तो -2 प्लस कर दिया, राइट बच्चों। तो पहले वाला कितना है -25, दूसरा वाला हो जाएगा 30। आंसर कितना आ जाएगा 5। आंसर विल बी नथिंग बट 5 कैलोरी पर मोल। चलेगा। तो इस सवाल में सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि बच्चा डिसोल्यूशन की रिएक्शन लिख पाए, बच्चा हाइड्रेशन की रिएक्शन लिख पाए, और दोनों रिएक्शन को ऐड करके डेल्टा H जो पूछा है वो निकाल पाए। आई होप आप इस सवाल को समझ पाए। अगला सवाल, H+ + OH- गिव्स H2। इसका डेल्टा H हमें दे रखा है। बिल्कुल ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है कि जब 1 मोल H+ 1 मोल OH- से रिएक्शन करता है तो -57 किलो जूल एनर्जी को रिलीज करता है। अब नीचे एक रिएक्शन लिखी है कि 2Ha + BOH होल ट्वाइस से बना BaO2 + 2H2, यानी यहां पानी का 2 मोल बन रहा है। पानी के 1 मोल बनने में -57 रिलीज होता है, राइट। तो पानी का अगर 2 मोल बना है तो कितना रिलीज होना चाहिए था। एक नॉर्मल बच्चा दिमाग लगाएगा तो कहेगा -2 × 57 यानी 114 रिलीज होना चाहिए था। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था मेरे बच्चों, इतना रिलीज होना चाहिए था। मगर जो डेल्टा H दे रखा है वो डेल्टा H इतना नहीं दिया है, डेल्टा H -105 दिया है। यानी कि ये जो आपके सामने एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, ये एक वीक एसिड है। और जैसा कि आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ाया जाता है कि जो डिफरेंस होता है वही डेल्टा H आयनाइजेशन के बराबर है। तो एक छोटा सा बच्चा भी मुझे कह सकता है कि सर इतना होना चाहिए था, मगर इतना है। डेल्टा H आयनाइजेशन जो कि डिफरेंस है, जो कि अंतर है, वो कितना आएगा 114 - 105 यानी 9 किलो जूल आएगा। लेकिन सवाल में अब आप 9 किलो जूल टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि 9 किलो जूल तो 2 मोल ऑफ एसिड के लिए आया है, लेकिन उसने डेल्टा H आयनाइजेशन पर मोल पूछा है। तो 2 मोल एसिड जब डिसोसिएट होते हैं तो 9 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो स्वाभाविक सी बात है अगर सवाल आपसे पर मोल पूछा है तो पर मोल में कितना हो जाएगा 4.5 किलो जूल पर मोल। आंसर विल बी नथिंग बट 4.5।
डन है बच्चों? अगर समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों आपको पता है कि यहां जितने सवाल हैं आप उन्हें पहले अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज करिए, स्वयं से बन जाए तो आगे बढ़ जाइए, लेकिन अगर स्वयं से नहीं बनता है तो सबसे पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर वीडियो सॉल्यूशन देखिए, राइट? तब आप इस पूरे सीरीज, इस पूरे न्यूमेरिकल से बहुत कुछ गेन कर पाएंगे। व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज delta G when 1 mole of water at 100 degree Celsius and 1 atm pressure is converted into steam? आपके पास पानी है और पानी कितना है? 1 मोल, और वो कन्वर्ट होता है स्टीम में यानी H2O गैस में। तो स्वाभाविक सी बात है 1 मोल में कन्वर्ट होगा, और यहां पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और यहां पे प्रेशर है 180। बच्चों भूल मत जाना, यही पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें पानी में इक्विलिब्रियम होता है, और अगर इक्विलिब्रियम होता है तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, उसका डेल्टा जी 0 होता है। तो सर ये जो फालतू की कहानी है, क्या ये हमें परेशान करने के लिए? बिल्कुल, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके कंसेप्ट को चेक करने के लिए। इस सवाल में कुछ नहीं करना था, बस इतना समझना था कि हां ये इक्विलिब्रियम पर है, और इक्विलिब्रियम सुनते ही आप इसका डेल्टा जी कितना टिक कर देंगे? 0, गेम ओवर। अगर आप ये समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये थ्योरी याद दिला दूं कि जब भी वो कॉन्जुगेट कहता है तो बच्चे को क्या पता होना चाहिए? बच्चे को सबसे पहले एसिड बेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि जो एसिड होता है ऐसा सब्सटेंस होता है जो H+ आयन या तो रिलीज करता है या तो OH- आयन एक्सेप्ट करता है, और बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो OH- आयन रिलीज करता है या तो H+ आयन एक्सेप्ट करता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। सवाल आपसे एसिड नहीं पूछा है, सवाल आपसे बेस नहीं पूछा है, सवाल आपसे कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, कॉन्जुगेट बेस पूछा है, यानी कि इसे आपको एसिड के जैसा बिहेव कराना है, इसे आपको एसिड के जैसा बिहेव कराना है, एसिड के जैसा बिहेव कराना है, राइट? तो जब मैं इसे एसिड के जैसा बिहेव कराता हूं तो AlH2O होल थ्राइस OH होल थ्राइस एसिड के जैसा बिहेव कराना, यानी इसे OH- आयन एक्सेप्ट करना है, और OH- आयन एक्सेप्ट करने के बाद ये बन जाएगा AlH2O होल थ्राइस OH होल 4 साइन के साथ। इसने OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेप्ट किया, इसलिए ये एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। और सरल भाषा में आप मेरे तरीके से करो तो मैं ऐसा क्लास में कहता हूं, जब भी बोले कॉन्जुगेट तो कह दो उल्टा। मतलब उसने बोला कॉन्जुगेट बेस बनाओ तो बेस का उल्टा कर दो। बेस का मतलब है OH- आयन देना, तो OH- आयन गेन करा दो। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा AlH2O होल थ्राइस OH होल 4 माइनस AlH2O होल थ्राइस OH होल 4 माइनस, राइट? OH होल 4 माइनस चलेगा। OH होल 4 माइनस जो बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, OH होल 4 माइनस OH होल 4। हाँ, एक छोटा सा मिसप्रिंट है, यहां H2O होल थ्राइस आना चाहिए, राइट? तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से सवाल था जिसमें आपको यह समझना था कि आखिर कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सबके सामने, when 100 ml of 0.4 molar CH3COH are mixed with 100 ml of 0.2 molar of NaOH, then H+ ion in the solution is। करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताता हूं हमेशा क्लास में उसी से करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं जब भी एक से ज्यादा कंपोनेंट हो तो सबसे पहले चेक करिए रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कराइए, सबसे पहले बनने वाले सॉल्यूशन का पता लगाइए। तो बच्चों मैं यहां पे एक एसिड है जिसका नाम CH3COH है और एक बेस है जिसका नाम NaOH है, इन दोनों की रिएक्शन कराता हूं और दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो यहां बनेगा सॉल्ट और साथ बनेगा पानी। अब सबका हम देख लेते हैं कितना कितना मोल मिलीमोल है। तो 100 इंटू 0.4 इसके कितने मिलीमोल है? 40। 100 इंटू 0.2 इसके कितने हैं? 20। अब ये किसी टाइम टी पे रिएक्शन में जाएगा तो ये 0 बचेगा, ये 20 बचेगा, ये 20 बनेगा और ये 20 बचेगा। सबसे पहले रिएक्शन को कराइए, करा लिया। अब चेक करिए सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन बचा है। सॉल्यूशन के अंदर ये है और ये है। पानी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या एक वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है? हां, यही तो बफर सॉल्यूशन है। सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, अगर रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कराइए। ऐसा मैं कई बार क्लास में सिखाता हूं।
उसी कंसेप्ट से कर रहा हूं। अब अगर ये बफर सॉल्यूशन है तो स्वाभाविक सी बात है पीएच का फॉर्मूला लगाऊंगा, और पीएच का फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन वीक एसिड, राइट। तो सभी बच्चे मुझे बता दें यहां पे pK कितना हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चों को सीधे H+ याद होता, उनका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगेन मैंने कहा शुरू में कि कई तरीके हो सकते हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूं, ठीक। अब आपने क्या किया कि pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कॉन्जुगेट आयन अपॉन वीक एसिड। pK कितना है, K दे रखा है, तो pK हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर -5, यानी 5 माइनस लॉग 1.8, लॉग 1.8 0.26, तो ये आ जाएगा 4.74। यहां वैल्यू रखते हैं, ये आ गया है 4.74। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन सवाल आपसे pH नहीं, सवाल आपसे H+ आयन पूछा है, और H+ आयन इक्वल टू 10 की पावर -4.74, यानी एंटी लॉग ऑफ दिस। आंसर अगेन फिर से वही होगा 1.8 इंटू 10 की पावर -5। आंसर विल बी 2। डन है बच्चों। तो इस सवाल में आपको सबसे पहले सॉल्यूशन पहचानना था। अगर आपने सॉल्यूशन पहचान लिया तो pH से H+ आयन निकाल सकते हो। हाँ, सवाल आपसे OH- भी पूछ सकता था, तो pH से POH, POH से OH- भी निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल प्यारे बच्चों, वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन इंडिकेटर इज दिस, देन पॉसिबल pH रेंज ऑफ कलर चेंजेस। अब आप सबको इंडिकेटर के बारे में पता हो, अभी जो नीट 2026 का पहला पेपर हुआ उसमें उन्होंने फिजिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से सवाल दिए, और हाँ, क्लास में भी हम कह रहे थे बिल्कुल सवाल बनता था और बना है। इंडिकेटर जो आपको पढ़ाया जाता है वहां यह बताया जाता है कि हर इंडिकेटर अपने एक pH रेंज में काम करता है, और उस इंडिकेटर का जो pH रेंज होता है वो उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिफाइन होता है या डिसाइड होता है। तो आज सवाल में आपको उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से, जिसे आप कई बार KIN भी बोलते हैं, राइट, आपको थ्योरी याद होनी चाहिए। इसका जो KIN है वो है 10 की पावर -5, तो आप यहां से निकाल लेंगे PKIN, और PKIN हो जाएगा 5। तो इसका जो pH रेंज होता है जहां यह काम करता है ये हो जाएगा +-1, यानी 4 to 6 में ये काम करेगा। और इसके पीछे का लॉजिक होता है कि जब 4 to 6 में काम करेगा वहां जो कंसंट्रेशन है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड का वो 10:1 और 1:10 में होगा, तभी हमें कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। डन है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल था, +-1, आंसर विल बी 4 to 6। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बड़ा प्यारा सवाल है, शानदार सवाल है, और मैं कहूंगा इस सवाल को अगर आपने कर लिया ना तो यकीन मानिए आपके कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के शानदार है। लिटरली बहुत उम्दा लेवल का सवाल है, सोचने का सवाल है, विचार का सवाल है, थ्योरी को खगालने का सवाल है। एक सवाल है पूरी एंट्रोपी की थ्योरी को निचोड़ने का सवाल है। सवाल कहता है प्रेशर ऑफ 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is changed from 2 atm to 1 atm against constant external pressure without change in temperature। इमेजिन करते हैं आपके सामने एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर 10 मोल की गैस है, ठीक है साहब, और अंदर का प्रेशर 2 एटीएम है, और आप इसे 2 एटीएम से ले जाते हैं 1 एटीएम पे। प्रेशर घट रहा है, स्वाभाविक सी बात है, यानी एक्सपांशन हो रहा है। अंदर 10 मोल था तो 10 मोल ही रहेगा। अभी मैं सवाल समझा रहा हूं। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यहां भी टेम्परेचर T है, यहां भी टेम्परेचर T है। इफ सराउंडिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 300 केल्विन है और सराउंडिंग का प्रेशर 1 एटीएम ये भी कांस्टेंट है, ठीक। देन कैलकुलेट टोटल एंट्रोपी चेंज। प्रश्न आपसे डेल्टा एस यूनिवर्स पूछा है, यानी प्रश्न आपसे डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग पूछा है। कैसे करें? तो सबसे पहले हम डेल्टा एस सिस्टम निकालते हैं, और सिस्टम का डेल्टा एस निकालने के लिए आपको पढ़ाया जाता है NCV ln T2/T1 NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। तो NCV ln T2/T1 तो कैंसल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब NR ln V2/V1 में N की वैल्यू 10, ऑप्शन जूल में है तो R की वैल्यू रखूंगा 8.314, ln को लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो 2.303 लॉग V2/V1। इसे लिख सकता हूं मैं P1/P2, इसे लिख सकता हूं मैं P1/P2, राइट। अब आपने इसे सॉल्व करना है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन है, मैं मानता हूं, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से एक वैल्यू आएगी, राइट। और वैल्यू जो आती है, जो लगभग याद है मुझे 57.4 के आसपास आती है। आप एक बार चेक करना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -10 × 8.314 × 2.303 P1 की वैल्यू,
P1 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है, ऐसा कुछ है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे फ्रॉम 2 ATM टू 1 ATM, ठीक है, तो V2 बाई V1, तो P1 बाई P2, P1 है 2 ATM, P2 है 1 ATM, राइट। आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके सामने ये डेल्टा एस सिस्टम आ जाता है और डेल्टा एस सिस्टम की जो वैल्यू आती है लगभग 57.44 के आसपास आती, ठीक है। अब कहना क्या चाहता हूं सुनिएगा, डेल्टा सिस्टम तो आ गया है, ठीक है, डेल्टा सिस्टम एनसी विल एन T2 बाई T1 प्लस एनआरएल एन V2 बाई V1, यहां हमने लिख दिया आइसोथर्मल था तो P1 बाई P2, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर रख के सॉल्व किया। अब डेल्टा सराउंडिंग कैसे निकालें, खेल यहां है। डेल्टा सराउंडिंग आप कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा सराउंडिंग निकालने के लिए आप समझना, उसने कहा कि जो बाहर है वहां टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट। यानी ऐसा समझो, मैंने शायद डायग्राम ठीक से नहीं बनाया, कि एक सिस्टम है जो 2 ATM पे है और ये 2 ATM से 1 ATM पे जा रहा, मतलब सिस्टम का एक्सपांशन हो रहा। सिस्टम का जब एक्सपांशन हुआ है तो बाहर का प्रेशर तो आज भी 1 है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM है, राइट। अब दिमाग क्या लगाऊं साहब, टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइडियल गैस है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइडियल गैस है तो आप सबको पता है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक बात है, और डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, ठीक बात है। तो अगर इसने एक्सपांशन किया है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, तो सिस्टम ने कुछ एनर्जी सराउंडिंग को दी है। और आप सब जानते हैं जो डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला था, डेल्टा एस का मेन फॉर्मूला था वो था क्यू बाई टी। तो डेल्टा सराउंडिंग निकालना है तो यहां लिखूंगा क्यू सराउंडिंग बाई टी, मतलब सराउंडिंग को कितना हीट मिला अपॉन टी कर दो। सराउंडिंग को हीट कैसे पता करूं, तो सराउंडिंग की जो हीट होगी वो वर्क डन के बराबर होगी। यानी सिस्टम ने जितना एक्सपांशन वर्क किया उतना ही सराउंडिंग को हीट मिला। बोलो डन। अब सिस्टम ने कितना एक्सपांशन वर्क किया हमें यह पता करना है, तो सिस्टम का एक्सपांशन वर्क यानी अब हमें निकालना पड़ेगा वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, मगर सवाल में वॉल्यूम नहीं दिया है। अब सवाल में वॉल्यूम नहीं दिया है तो आप वर्क डन कैसे निकालोगे, माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी P2 माइनस nRT बाई P1। डन है बच्चों। बाहर का प्रेशर कितना है 1, nRT, n की वैल्यू दे रखी है 10, यहां सारी वैल्यू रख दोगे, मैं nRT कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। जब nRT कॉमन लिया तो -1 इंटू nRT, 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1, ठीक है भाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने वर्क डन आ जाएगा -10 8.314 इंटू 300 हाफ, राइट। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो मोटा मोटा इसका जो वैल्यू आता है लगभग, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व करके देखिएगा, मुझे जो वैल्यू याद है मैं इसको लिख देता हूं, जो मैंने पहले सॉल्व किया है। इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं, राइट, तो कितना आएगा 8.314 इंटू 300, मतलब ये 2500 के आसपास, 2500 बटे 2 है ना, मतलब 5, तो 25 पंचे 125 है ना, 12.5 समथिंग के आसपास ऐसा कुछ आना चाहिए, राइट। इस प्रकार से आपने इसका डेल्टा सराउंडिंग निकाला। अब जो डेल्टा सराउंडिंग आ चुका है तो डेल्टा सराउंडिंग आपके सामने कितना आ चुका है, डेल्टा सराउंडिंग आपके सामने कितना आ चुका है, डेल्टा सराउंडिंग आपके सामने आ चुका है, या वर्क डन आया, ये वर्क डन आया है ना। तो वर्क डन कितना आ गया, कितना बोला था मेरे बच्चों, -2500 इंटू 5, ठीक है, लिख लेंगे बाद में, और किस में लिखा हमने, जूल में। अब हमें निकालना डेल्टा एस, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू सिस्टम से हीट गई, सिस्टम से वर्क हुआ तो सराउंडिंग को मिला, प्लस क्यू बाई 2 है ना, और यहां पे कितना आ जाएगा -2500 इंटू 5 बटे टेम्परेचर कितना है 300, चलेगा। अब इस पूरी कहानी को आप सॉल्व करोगे, या बेस्ट है कि आप यहां से 300 ना ही कैंसिल करो, तो वो 300 कैंसिल हो जाएगा और आपके सामने बचा कुचा बच जाएगा, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 300 से 300 कैंसिल आउट, 8.314 इंटू 5, 8.314 इंटू 5 है ना, 8.314 इंटू 5 माइनस साइन के साथ कितना आएगा, 5 चौको 20, 2, 5 एकम 5 2 7, 5 तिहाई 15, 8 पंच 40 और 1 41, ठीक है। ये आ गया माइनस साइन के साथ, भूल मत जाइएगा, -41.570। मैं आपके सामने ही मोस्टली कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि समझे हाँ इसे किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सिस्टम कितना दे रखा था, प्लस 57 पॉइंट देख लेते हैं, 57.44,
57.44 माइनस 41.57, लगभग मोटा मोटा कितना आ जाएगा 16 के आसपास। तो आंसर अपन टिक कर सकते हैं 16 जूल पर केल्विन। चलेगा। इस सवाल में कंसेप्ट यह था कि पहले सिस्टम को निकालिए, फिर सराउंडिंग के लिए आपको वर्क डन रिलेट करना था, वर्क डन से आपको सराउंडिंग निकालना था और दोनों को जोड़ करके सॉल्व करना था। ठीक है भाई, इस प्रकार से यह सवाल सॉल्व होता है। एक उम्दा लेवल का सवाल आपके रिवीजन में जरूर इंक्लूड होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द फॉलोइंग इज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है? ठीक, कंबस्शन आप सबको पढ़ाया जाता है इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो कंबस्शन तो कभी एंडो नहीं होगा, यानी जहां ए है वो कभी आंसर नहीं होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, अब पानी का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो बच्चे जब पानी का डिकम्पोजिशन हो रहा है यानी H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास है, उसको गैस बनाना आपको एनर्जी देना पड़ेगा। हां ये एंडोथर्मिक है, हां ये एंडोथर्मिक है, तो सेकंड वाला तो एंडोथर्मिक होगा। फिर चलते हैं थर्ड में, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन टू इथाइलिन। हाइड्रोजनेशन नहीं डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजनेशन का रिवर्स। आपको ऐसा थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि दुनिया की कोई भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो वो हमेशा ही एक्सोथर्मिक होती है, और अगर ये हमेशा एक्सोथर्मिक है तो स्वाभाविक सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, जो डिहाइड्रोजनेशन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। चलेगा। फिर आते हैं डी पार्ट में, तो डी पार्ट में अगर हम आए तो कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड। बच्चों ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। अगर ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा तो सर ये एंडो होगा एक्सो होगा, कैसे बताएं? तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रेफाइट और डायमंड में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो एज पर थर्मोडायनेमिक्स जो नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है। तो आज कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल की ओर जा रहा है, यानी आज एनर्जी देना पड़ेगा, यानी आज ये एंडोथर्मिक होगा। इज दिस क्लियर? तो आंसर बी भी होना चाहिए, आंसर सी भी होना चाहिए, आंसर डी भी होना चाहिए, यानी आंसर विल बी बी, सी एंड डी। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN एंड एसिटिक एसिड आर दिस एंड दिस, प्रेडिक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही ऑप्शन, सही विकल्प हमें चुनने हैं। प्रश्न में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट के आधार पे ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है, राइट? जो एसिड ज्यादा वीक है तो आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग एक्शन लेगा, राइट? या इसे मैं अपनी भाषा में कहूं तो ऐसा हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं कि जो वीक पेरेंट से आएगा वो पानी को तोड़ के जाएगा, और जैसा स्ट्रांग पेरेंट होगा वही सॉल्यूशन के नेचर को डिसाइड करेगा। तो सवाल में आपको इन दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, और HCN का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 10 की पावर -10 है, और एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 10 की पावर -5 के ऑर्डर का है। वैल्यू अपन बाद में लिख लेंगे। ठीक है साहब। अब कहता है कि बताओ कौन ज्यादा वीक है? सर ये ज्यादा वीक है। अगर ये ज्यादा वीक है तो इसका जो कॉन्जुगेट साइनाइड आयन होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट होगा, तो साइनाइड आयन विल बी हाइड्रोलाइज्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन एसिटेट आयन। साइनाइड आयन ज्यादा हाइड्रोलाइसिस करेगा, ज्यादा पानी को तेड़ेगा एसिटेट आयन की तुलना में। हां ये बिल्कुल सही बात है, हां ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहूंगा ये वाला सही है, और अगर ये सही है तो स्वाभाविक सी बात है भी गलत है बच्चे। अब आपको निकालना है पीएच। द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCN इज दिस एंड वाइल लेस ऑफ दिस। तो अब आपको सॉल्यूशन का पीएच निकालना आना चाहिए, उसके लिए सॉल्यूशन पहचानना आना चाहिए। NaCN एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है, और जो सॉल्ट है ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। तो इसका जो पीएच होगा मेरे बच्चे, पीएच का फॉर्मूला होगा 7 + ½ pKa + ½ log C। आइए सारी वैल्यू को पुट करते हैं। 7 + ½ pK, एसिड कौन सा यूज हुआ? HCN। तो इसका पीके निकाल लोगे? यस सर। इसका पीके कितना आ जाएगा? पीके = -log K, यानी कितना आएगा? -log 4 × 10 की पावर -10। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 10 - log 4। log 4 की वैल्यू 0.6, तो 10 - 0.6 यानी 9.4। तो 7 + 9.4/2 + log C + log C। यहां पे कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? इसका दे रखा है क्या? दे रखा है क्या? बिल्कुल साहब 0.1 यानी 10 की पावर -1। इसको सॉल्व करो तो 9.4/2 यानी 4.2, 7 4 11 11 के आसपास आना चाहिए। 11.2 आप सही चेक कर लेना, हाँ ये 11.2 आता है।
हाँ 11.2 आता है। ऐसी आप CH3CONA का निकालेंगे तो 8.9 के आसपास आता है। तो ए भी सही है, सी भी सही है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। डन है बच्चों, बड़े प्यारे सवाल हैं, एक एक सवाल में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ऐसे सवाल है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस, व्हाट इज द डेल्टा HF नॉट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा वो ये कह रहा है। तो अब आपको पता हो कि जब हम किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखते हैं तो उस सब्सटेंस का फॉर्मेशन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से लिखते हैं जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। यानी उन्होंने हमसे जो पूछा है उसका रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन बनेगा हाफ H2 से, और इस रिएक्शन का डेल्टा H उन्होंने हमसे पूछा है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा H2 से बना 2H, हेलो, और उन्होंने हमसे हाफ करके पूछा है, मतलब इसका आधा कर दो, तो जो इसका आधा करोगे वही डेल्टा H फॉर्मेशन होगा। भाई मेरे H2 से बना 2H, इसे 2 से कर दो डिवाइड या हाफ से मल्टीप्लाई, तो जैसा जैसा रिएक्शन के साथ वैसा वैसा डेल्टा H के साथ। तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी है 436.4 है ना। तो यहां से डेल्टा H एटोमाइजेशन आपके सामने कितना आ जाएगा, डेल्टा H एटोमाइजेशन यहां से आपके सामने आधा करोगे तो कितना आएगा 218.2 के आसपास चलेगा। तो थर्मोकेमिस्ट्री का बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो आपसे पूछा है उसकी रिएक्शन को पहचानिए, उसके कंसेप्ट को पहचानिए और जो दिया है उससे बनाइए, दैट्स इट। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। एक बफर सॉल्यूशन है of pH4 is to be prepared using acetic acid and sodium acetate. How much amount of sodium acetate is to be added to 1 liter of M/10 acetic acid? ठीक है, कैसे करें? तो भाई बफर है और बफर बोलते ही अपने सबके मन में एक फॉर्मूला आ गया, pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। सवाल में pH दे रखा है, pK हमें स्वयं निकालना पड़ेगा, तो pK इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -5 यानी 5 माइनस लॉग 2 यानी 5 माइनस 0.3 यानी आ जाएगा 4.7। यहां लिख दूंगा 4.7 प्लस लॉग कॉन्जुगेट आयन। अब आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जहां कंसंट्रेशन है वहां मोल भी लिखा जा सकता है, तो मैं यहां पे मोल भी लिख सकता हूं, मैं यहां पे मोल भी लिख सकता हूं। तो मोल ऑफ कॉन्जुगेट आयन यानी कि मोल ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल ऑफ वीक एसिड, और मोल का फॉर्मूला हमें याद होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V, तो वहां से मोल ही होगा। इसकी मोलैरिटी है M/10 यानी 1/10, वॉल्यूम है 1 यानी इसके कितने मोल हो गए 0.1। क्लियर। अब यहां पे संभल के कैलकुलेशन करना है, संभल के कैलकुलेशन करना है, वरना यह सवाल आपको ट्रैप करेगा। N/0.1 इक्वल टू 4 माइनस 4.7 यानी माइनस 0.7 log A बाई बी, इसे कह दो log A माइनस log B बराबर माइनस 0.7, इसे कह दो log N माइनस माइनस प्लस log 10 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस 0.7। यहां से आपके सामने आ गया log n इक्वल टू माइनस 1.7, तो n इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1.7 यानी 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर 0.3 यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यानी 0.02 इज द करेक्ट आंसर। हां, मैं नहीं कह रहा हूं, यह सवाल को करने का मात्र एक तरीका है, यह एक तरीका मैंने डिस्कस किया जो अभी आपके सामने आ गया है। क्लियर है, और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इस सवाल, बेहतरीन सवाल के बाद आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हर सवाल को सिखाने के लिए है, हर सवाल आपको झकझोरने के लिए है और यह बताने के लिए है अगर कुछ कमी है उसे पूरा कर डालिए। अगला सवाल पॉली एसिड का सवाल। अ सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोलर H2S and 0.3 मोलर HCl. Calculate the concentration of HS minus ion in solution given K1 and K2 for H2S are this and this. ठीक, अब H2S एक पॉली एसिड है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पॉली एसिड होता है उसमें डिसोसिएशन 1/1 होता है। देखो भाई, ये बहुत डेप्थ सवाल है, अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम डेप्थ में पढ़ा है तो ही आप इसे कर पाएंगे, वरना पहले पढ़िए, पहले इस पॉलिक एसिड को केस को पढ़िए। और मैंने जब आपको पॉली एसिड का केस पढ़ाया था वहां वो जो 2-3 सेट बताए थे उसको रिवाइज करिए ढंग से, बिल्कुल वही सवाल है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया। तो HS प्लस H माइनस, ठीक, और जब दूसरा डिसोसिएशन होगा तो कैसे लिखोगे, HS माइनस से बनेगा H प्लस प्लस H2 माइनस,
और जब तीसरा हम लिखेंगे HCl तो क्या आ जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 0.3 मोलर, राइट। यानी कि ये तो 0.3 आएगा और ये भी 0.3 आएगा और जो सॉल्यूशन के अंदर टोटल H प्लस होगा अगर वीक के साथ स्ट्रॉन्ग होगा तो H प्लस हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला ही माना जाएगा। यानी आप जब H प्लस आयन मानेंगे तो 0.3 ही मानेंगे, 0.3 ही मानेंगे। क्लियर सर, क्लियर। अब मुझे बताओ उसने हमसे किसका कंसंट्रेशन पूछा, HS माइनस का। तो मैं पहला वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लिखता हूं क्योंकि आप कुछ भी मिलाओ आयन की कंसंट्रेशन बदलेगी मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा और इसीलिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो K1 कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2S। अब सारी वैल्यूज को पुट करो आपको HS माइनस मिल जाएगा। K1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10 की पावर -7, HS माइनस आप रखेंगे 0.3, H प्लस रखेंगे 0.3, HS माइनस हमें पता नहीं है और H2S की वैल्यू भाई लोगों ने दे रखी है 0.1। इसे सिंप्लीफाई करना है तो HS माइनस की कंसंट्रेशन आप सबके सामने आ जाएगी और जहां तक मुझे याद है 10 की पावर -1 यहां जाके हुआ मल्टीप्लाई तो 10 की पावर -8, 0.3 नीचे आया तो 10/3 ले लो तो आंसर लगभग आ जाएगा 3.33, है ना, 3.33 जो सबसे नियरेस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है हम वो चुन सकते हैं एंड आंसर इज नथिंग बट 3.33 इंटू 10 की पावर -8। क्लियर है बच्चों। तो एक इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना था, सॉल्व करके आंसर बताना था। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। थर्मोडायनेमिक्स के थ्योरेटिकल डेप्थ कंसेप्ट्स को टच करता हुआ इस सवाल हर एक छोटी छोटी बातों को चेक करता हुआ। वैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट व्हेन द सिस्टम इज एट स्टैंडर्ड स्टेट। बिल्कुल सही बात है कि जब भी थर्मोडायनेमिक्स में चीजें अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होती हैं उसे ही आप नॉट कहते हैं, फिर चाहे वो डेल्टा एच नॉट हो, फिर चाहे वो डेल्टा एस नॉट हो, फिर चाहे वो डेल्टा जी नॉट हो। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डेल्टा जी नॉट इज जीरो when the system is at equilibrium। ना मेरे बच्चों, मैंने थर्मो में भी बताया, इक्विलिब्रियम में भी बताया कि डेल्टा जी इक्वल टू जीरो तो इक्विलिब्रियम बताता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम नहीं बताता है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर सवाल हमसे कहता है कि डेल्टा जी मेजर्स हाउ फार द रिएक्शन इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड हाउ फास्ट इट इज। बिल्कुल गलत बात है। डेल्टा जी केवल स्पॉन्टेनिटी बताता है, उसका रफ्तार से कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चों, कोई लेना देना नहीं है। When delta G is positive, the reaction should proceed forward to form more product। गलत बात है। जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तब रिएक्शन की टेंडेंसी फॉरवर्ड यानी कि प्रोडक्ट बनाने की तरफ होगी। तो सवाल हमसे पूछा था सही ऑप्शन, यानी आंसर विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगेन आपको बिल्कुल परेशान झकझोरने वाला सवाल और उम्दा लेवल का सवाल है। आज के इस पूरे सीरीज में, इस पूरे क्वेश्चन सीरीज में 2-3 सवाल बेहतरीन है। उसमें एक तो सवाल कुछ देर पहले आया और वो लाइट डेल्टा एस टोटल वाला, और दूसरा सवाल ये है जो बहुत प्यारा सवाल है। मैं सही बताऊं, ऐसे सवाल अगर आपको नीट में मिल जाए तो मेरा सजेशन होगा पहले बाकी सब करना, इन सवालों को लास्ट में आके करना। ये उनके लिए छोड़ देना जिसमें उलझ के अपना पूरा समय बेकार करेंगे। इट्स अ कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन है। यहां जीतता वो नहीं जो सब करके आता है, यहां जीतता वो है जो 2 सबसे बेहतर करके आता है। ये सवालों का आना आपको ट्रैप करना है, आपको फंसाना है। पहले वहां ध्यान दीजिए जो आसान है, इनमें समय नहीं लगाना है। तो सर अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम कंसेप्ट को खगा ले तो हम सब सीखना है, लेकिन हमें डिसीजन लेना भी आना चाहिए। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिलेक्शन इज नॉट द ओनली गेम ऑफ कंटेंट, इट्स अदर फैक्टर ऑल्सो, जिसमें एक सबसे अहम फैक्टर है डिसीजन मेकिंग उस वक्त जब आप एग्जाम हॉल में बैठे। केएसपी हमसे पूछा है और ये सारा का सारा खेल दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है एक कंसेप्ट कि जो डेल्टा जी होता है उसका फॉर्मूला होता है -2.303 RT log K, और ये जो K होता है ये KSP भी होता है, ये KC भी होता है, जिसकी जैसी जरूरत होती है वैसा यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी हम इस सवाल में यहां पे KSP निकालना चाहते हैं तो हमें डेल्टा जी नॉट चाहिए। अब डेल्टा जी नॉट के लिए हमें याद है डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। यानी प्यारे बच्चों अगर हमें ये चाहिए तो हमें सबसे पहले ये चाहिए
तो हमें सबसे पहले ये निकालना होगा, और अगर ये निकालना है तो पहले ये और ये निकालना होगा, और ये डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का है, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का है। तो जब आप डेल्टा एच नॉट रिएक्शन निकालते हैं तो वो लिखेंगे डेल्टा एच नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट समेशन साइन के साथ। सारी वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा, सवाल चल रहा है केएसपी का, तो केएसपी का सवाल है तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, एजी सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद एजी प्लस प्लस सीएल माइनस, ये रिएक्शन है। उन्होंने हमें एजी प्लस का सीएल माइनस का एजी सीएल का डेल्टा एच नॉट भी दे रखा और सबका एंट्रोपी भी दे रखा है। तो सबसे पहले रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में एजी प्लस और सीएल माइनस है तो कितना आएगा 25.3 है ना। दूसरा है -40 और रिएक्टेंट का कितना दे रखा है -30। संभल के वैल्यू को रखिए, इससे सॉल्व करिए, आपको यहां से मिलेगा डेल्टा एच नॉट। फिर उसी प्रकार से आपको यहां से डेल्टा एच नॉट निकालना है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आती है, जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आती है, जिसे मैंने सॉल्व किया है, आप इसे सॉल्व करिएगा। डेल्टा एच नॉट की जो वैल्यू आती है लगभग 15.7 किलो कैलोरी के आसपास आती है, ठीक है। और उसी प्रकार से जब हम डेल्टा एस नॉट निकालते हैं तो अगेन डेल्टा एस नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस नॉट रिएक्टेंट, फिर ये सारी वैल्यू को रख के सॉल्व करोगे तो जो डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आती है वो लगभग आती है 7.9 कैलोरी के आसपास। क्लियर। अब यहां से डेल्टा जी नॉट निकालिए। तो डेल्टा जी नॉट जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब एक गलती करेगा बच्चा, ये किलो में है और ये किलो में नहीं है, तो यहां आप क्या लिखोगे 15.7 किलो यानी 10 की पावर 3 माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर सवाल में दे रखा है, टेम्परेचर कितना बोला है 25 यानी कि 298 इंटू डेल्टा एस नॉट यानी कि 7.9। अब इसे आप सिंप्लीफाई करिए तो डेल्टा जी नॉट की जो लगभग वैल्यू आती है 7.9 को 8 ले लो, 298 को 300 ले लो, तो 8 त्रिक 2400 के आसपास ले लो। तो 15.7 को जब आप माइनस करते हैं तो लगभग ये आता है 13350 कैलोरी, ठीक। अब ये डेल्टा जी नॉट आ गया, लेकिन सवाल में आपसे केएसपी पूछा था, तो अब आपने क्या करना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log केएसपी। यहां से आपको केएसपी निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है 13350, माइनस लगा दो 2.303, आर की वैल्यू कैलोरी में चल रहा है ना, तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे आप 2, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 2 RT, और टेम्परेचर रख दिया आपने 298, ठीक है ना भाई 298, और इसे करेंगे सॉल्व लॉग केएसपी तो है ना -2.303 RT चलेगा। तो 298 मतलब 300 ले लो, 3 दूना 6 ले लो, 6 दूना 12, 12 से थोड़ा बड़ा मतलब मोटा मोटा 3 ले लो, 13 ले लो, है ना, और ये भी ऊपर 13 है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो log केएसपी की वैल्यू -10 के आसपास आ जाती है, यानी कोई भी बच्चा कह सकता है केएसपी 10 की पावर -10 के आसपास होगा। आपको एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करना था मेरे भाई, ऑप्शन देखो ना यार, 15, 5, 2, 10। आप अगर 9, 10, 11, 12 सोच रहे हैं, आपसे वो 10 की पावर पूछ रहा तो भी आंसर दिया सकता था। लेकिन अगेन जो मैंने शुरू में कहा, ऐसे सवाल लास्ट के लिए छोड़िए, ऐसे सवाल कॉम्पिटिशन को आउट कर देते हैं। ऐसे सवाल, एक सवाल आपका 5-6 सवालों का समय खा जाता है। दिस ऑल्सो वी हैव टू लर्न कंटेंट के साथ साथ, राइट। तो प्यारे बच्चों आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पॉली एसिड से भी लिया है। इसके लिए आपको जो सारी चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई अगर वो याद है तो ये सवाल बनेगा, और नहीं याद है तो नोट्स रिवाइज करिए। सबसे पहले H3PO4, H3PO4 एक वीक एसिड है, और आपको पता है कि H3PO4 एक वीक एसिड है, तो इसका जो H+ होगा वो पहले वाले डिसोसिएशन से ही माना जाएगा, √K1C। कंसंट्रेशन कितना है 0.1, K1 कितना है 10 की पावर -3, यानी 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -1 10 की पावर -4 किया तो सॉल्व कितना आ गया 10 की पावर -2, यानी कि इसका जो pH आएगा वो कितना आएगा 2। तो इसका pH तो 2 है, तो आई एम डैम श्योर इसका आंसर तो C है। अब इसका आंसर C है, ऐसा 1, 2, 4 में है लेकिन 3 में नहीं है, मतलब 3 को कर दो आउट। अब चलते हैं अगले वाले में। या हो सकता है आप ये सोचो कि सर इनमें से किसका डिसीजन करो, तो वही जो तरीका मैंने पहले भी कहा कि आप चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, उसमें एक से ही सारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो आपने कहा 1, 2, 3 में 2 लिया, तो 2 में एक जगह B है, एक जगह B, एक जगह A है, यहां पे BAD है, मतलब 3 को चेक करना ज्यादा आसान है, राइट। तो आप 3 से आंसर बता सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जब आप 4 में आएंगे तो 4 में अगेन 2 जगह D है और 1 जगह B है।
अब या तो आपको सब आता हो और सब नहीं आता है तो फिर आप एक एक करके सॉल्व करिए। मैं यहां पे अभी फिलहाल सारे सॉल्व कर देता हूं और आप सबके सामने मैं NaH2PO4 लिखता हूं। तो प्यारे बच्चों, जब भी पॉली एसिड के सॉल्ट का हम pH लिखते हैं तो एक रूल होता है, pH का फॉर्मूला होता है जो एसिड इन्वॉल्व है वो वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसका अगला वाला, यानी इसका फॉर्मूला होगा तो H2PO4 है, आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। H2PO4 कैसे लिखोगे? H2PO4 माइनस है ना, तो ये कैसे बना होगा? ये आएगा पहले डिसोसिएशन में, H3PO4 का जब डिसोसिएशन होगा तो बनेगा H+ H2PO4 माइनस, ठीक है भाई। और जब दूसरा डिसोसिएशन होगा तो H2PO4 माइनस से बनेगा H+ HPO4 2 माइनस, यानी कि जो H2PO4 है वो दो जगह इन्वॉल्व है, एक जगह K1 में इन्वॉल्व है, एक जगह K2 में। तो इसका जो pH का फॉर्मूला होगा वो होगा pKa1 प्लस pKa2/2। pKa1 कितना? pKa1 कितना? 3। pKa2 कितना? pKa2 कितना? 7/2, यानी कितना? 5, यानी सेकंड का आंसर ए। चलेगा, तो इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन भी कट गया। अब ऐसे ही चलते हैं थर्ड में। तो थर्ड है Na2HPO4। अब HPO4 किसमें इन्वॉल्व होगा? एक सेकंड में इन्वॉल्व होगा और एक थर्ड में होगा, राइट? आप उस तरीके से समझ गए होंगे, लो लिख ही देता हूं मैं। तो HPO4 2 माइनस से क्या बनेगा? H+ PO4 3 माइनस, मतलब सेकंड में भी इन्वॉल्व है और थर्ड में भी। तो इसके जो pH का फॉर्मूला होगा वो होगा pKa2 प्लस pKa3/2। pKa2 की वैल्यू कितनी है? 7। pKa3 की वैल्यू कितनी है? 12/2। तो 12 7 19, 19/2 है ना। तो कितना आ जाएगा? आप देख सकते हैं थर्ड का आंसर आ जाएगा बी, यानी आंसर आ चुका है फर्स्ट वाला। फिर भी मैं फोर्थ वाला सॉल्व कर दूं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में केवल एक आ जाए। फोर्थ वाला जो सॉल्ट है वो एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, नो डाउट, लेकिन जब आप इसका pH लिखेंगे तो बच्चे pH क्या लिखते हैं? 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। नहीं मेरे बच्चे, इसका जो फॉर्मूला जाएगा वो जाएगा 7 प्लस हाफ pKa3, pK नहीं pKa3। फिर आप सारी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आप सबके सामने 12.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, मैं पुनः दोहराऊं, इन सवालों में अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पहचानें और थॉरो रिवीजन करें, नोट्स और ढंग से पढ़ें, कुछ याद नहीं है उस पर काम करें। विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए एंड ट्राई टू डू द बेस्ट यू कैन एवरी डे। थैंक यू सो मच।